हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप सीसीबी सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम सीसीबी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ बॉरोवर्स और टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। अब फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो टाइप्स ऑफ बोरो, टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज का पार्ट वन ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो एजेंट का था। ठीक है। तो देखो, एक एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर बैंक से लोन ले सकता है। ठीक है। जब भी एक बैंक किसी एजेंट को लोन वगैरह देगी तो वहां पर बैंक को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले बैंक को यहाँ पर जो डीड ऑफ एजेंसी है, यानी कि जो एग्रीमेंट ऑफ एजेंसी है, उसे देखना पड़ेगा। और वहां पर एजेंट की जो पावर्स है उन्हें कंफर्म करना पड़ेगा कि एजेंट ये जो लोन ले रहा है, क्या इसके पास लोन लेने की पावर है या फिर नहीं है। उसके बाद अगर किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है प्रिंसिपल के द्वारा, तो उसे भी वेरीफाई करना बैंक के लिए जो है वो जरूरी होता है। उसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर साइन कर रहा है एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर, तो क्या उसके पास अथॉरिटी है डॉक्यूमेंट को साइन करने की, उस चीज को भी वेरीफाई करना है। ठीक है। उसके बाद एक कॉपी ऑफ डीड ऑफ एजेंसी जो है वो लोन डॉक्यूमेंट के साथ जो है वो रखना जरूरी है। एग्जाम्पल के मान के चलिए, अगर एक कंपनी है, उसका एक अकाउंटेंट है, वो एक लोन एग्रीमेंट को साइन करे बिना अथॉरिटी के, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं कहलाएगा। इसीलिए बैंक को पहले वेरीफाई करना पड़ेगा क्या अकाउंटेंट के पास अथॉरिटी है इस डॉक्यूमेंट को साइन करने की या फिर नहीं। उसके बाद ही लोन को अप्रूव करेगा। अब बात करेंगे टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी कि ये जो एजेंसी का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसे टर्मिनेट होता है। तो इसके साथ हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 201 जो है वो डील करता है। तो मोड ऑफ टर्मिनेशन काफी सारे हैं। सबसे पहला आता है रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल। जैसे जो प्रिंसिपल है वो अगर एजेंट से अपनी अथॉरिटी वापस ले ले, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान के चले ए पर्सन है और यहाँ पर बी पर्सन है। ठीक है। ए पर्सन है बी पर्सन को अपॉइंट किया अपना काम करवाने के लिए। मान के चले ए का कारों का बिजनेस है, तो ए ने बी को अपॉइंट किया कि आप मेरी कारें जो है वो सेल करो, बदले में मैं आपको कमीशन दूंगा। ठीक है। तो अगर ये जो है वो प्रिंसिपल है और बी जो है वो एजेंट है, अगर प्रिंसिपल इस अथॉरिटी को रेवोकेट कर लेता है, यानी कि वापस ले लेता है एजेंट से और कहता है कि आज से तुम मेरी कारों को सेल नहीं कर सकते, अब आपके पास ये राइट नहीं है, तो वो कहलाएगा रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल। उसके बाद रेजिग्नेशन बाय एजेंट। अब एजेंट भी तो कह सकता है ना कि नहीं यार, मेरे को आपके साथ काम नहीं करना है, तो एजेंट भी मना कर सकता है कि आज के बाद मैं आपके लिए एजेंट के तौर पे काम नहीं करूंगा, तब भी ये टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस कंप्लीट हो गया है, जैसे मान के चलिए जो ए पर्सन है उसको 100 कारें जो है वो सेल करवानी थी, तो बी पर्सन ने 100 कारें सेल कर दी, तो ऑटोमेटिकली ये जो एजेंसी का रिलेशनशिप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि जो टास्क था वो खत्म हो गया है। उसके बाद डेथ, इंसॉल्वेंसी, अनसाउंड माइंड। अगर जो एजेंसी है, अगर प्रिंसिपल और एजेंट में से कोई भी पर्सन मर जाता है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर मेंटली अनस्टेबल हो जाता है, तो भी एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब बात करेंगे लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल फॉर एजेंट्स एक्ट। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है। इसीलिए अगर एजेंट कोई भी एक्शन लेता है, कोई भी एक्शन लेता है, तो उसके लिए प्रिंसिपल ही डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल जो है वो रहता है। जैसे अगर मान के चलिए एक बैंक है, ठीक है, उसने एक रिकवरी एजेंट को हायर किया लोन रिकवर करने के लिए। अब ये जो रिकवरी एजेंट है वो बैंक के बिहाफ पर काम कर रहा है, तो ये जो भी एक्शन लेगा उसकी वजह से जो भी नुकसान होगा वो बैंक को ही यहाँ पे जो है वो बियर करना पड़ेगा। बस कंडीशन ये है कि ये जो एजेंट है वो यहाँ पर अपनी अथॉरिटी के अंदर जो है वो काम करे। जैसे अगर मान के चलिए बैंक ने बोला था इसको रिकवरी एजेंट को कि आपने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी, मतलब फिजिकल एक्शन नहीं लेना है बोरवर के खिलाफ, सिर्फ बातचीत करनी है। पर अगर रिकवरी एजेंट ने अपनी हद को पार करते हुए कोई भी फिजिकल एक्शन लिया, उससे लड़ाई झगड़ा किया, उसको मारा पीटा, ठीक है, तो उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द एजेंट इफ डन विद इन द अथॉरिटी। यही सेम चीज मैंने आपको बताई कि अगर एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर काम करता है तो एजेंट के जितने भी एक्ट्स होंगे उनके लिए प्रिंसिपल जो है वो लाइबल होगा। ठीक है। अगर कोई एजेंट फ्रॉड कमिट करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा। हालांकि अगर प्रिंसिपल ने उसको अप्रूव कर दिया कि हाँ ये मेरी कहने पे किया गया था, तब वहां पर प्रिंसिपल लाइबल होगा, अदरवाइज वो लाइबल जो है वो नहीं होगा। ठीक है। जैसे अगर एक बैंक ने लोन रिकवरी एजेंट को हायर किया है, तो अगर वो अनलॉफुल मेथड का यूज करते हैं तो उसके लिए बैंक लाइबल नहीं होगा। हालांकि अगर बैंक ने अप्रूव कर दिया कि हाँ हमने बोला था, तब बैंक यहाँ पर लाइबल होगा। समरी टेबल की बात करें तो एजेंट कौन होता है, तो एजेंट एक पर्सन होता है जो कि किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर जो है वो काम करता है।
लीगल बेसिस की बात करें तो एजेंसी रिलेशनशिप को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो चैप्टर 10 है वो गवर्न करता है। टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी तीन तरह की है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड और इमरजेंसी। इन सभी के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। एजेंट्स की राइट की बात करें तो एजेंट को रेम्युनरेशन मिलता है, रिटेन करके रख सकता है प्रिंसिपल की एसेट्स को जब तक कि उसको सारे एक्सपेंसेस मिल नहीं जाते और रेवेन्यू नहीं मिल जाती है। उसके बाद इंडेमनिटी कंपनसेट भी करवा सकता है। एजेंट ड्यूटीज की बात करें तो उसे प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, डिलीजेंटली वर्क करना है, प्रिंसिपल को के साथ कम्युनिकेट करते रहना है जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो बैंक को एजेंसी की जो डीड है उसे यहाँ पे जो है वो वेरीफाई करना है और देखना है कि एजेंट अपनी अथॉरिटी के अंदर लोन ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी की बात करें तो ये रेवोकेशन के थ्रू, रेजिग्नेशन के थ्रू, कंप्लीशन के थ्रू, डेथ और इंसॉल्वेंसी के थ्रू हो सकती है। प्रिंसिपल की लायबिलिटी की बात करें तो सिर्फ ऑथराइज एक्ट के लिए ही प्रिंसिपल जो है वो लाइबल होगा, किसी भी फ्रॉड के लिए नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे अटर्नी एंड पावर ऑफ अटर्नी इन बैंकिंग। देखो जो अटर्नी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कुछ कुछ एजेंट के साथ ही, एजेंट के जैसा ही है। मतलब कि अटर्नी भी एक पर्सन होता है, ठीक है, जो कि किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर काम करता है। जैसे मान के चलिए एक यहाँ पर ए पर्सन है, ठीक है, वो अपना बिजनेस करता है, तो इसने अपने मैनेजर को बोला कि बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो आप यहाँ पर परफॉर्म करोगे, यानी कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, ठीक है, उनके ऊपर आप जो है मेरे बिहाफ पे जो है वो साइन करोगे। अगर आपके साइन होंगे तो वो मेरे साइन के इक्वली होंगे। तो ये जो मैनेजर है इसके पास पावर ऑफ अटर्नी है और ये कहलाएगा आपका अटर्नी, जो कि प्रिंसिपल यानी कि ए पर्सन के बिहाफ पर जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जहां पर एक पर्सन जो है किसी अनदर पर्सन के बिहाफ पर काम करता है। पर अटर्नी जो है वो एक स्पेसिफिक लीगल अथॉरिटी है। स्पेसिफिक मतलब कि एक स्पेसिफिक काम करने के लिए जो है वो दी जाती है। जैसे अगर मान के चलिए यहाँ पर ए पर्सन ने मैनेजर को बोला कि अगर बैंक अकाउंट की बात आई तो आप सिर्फ पैसे विड्रॉ करवा सकते हो, ठीक है, आप डिपॉजिट नहीं करवा सकते, सिर्फ पैसे विड्रॉ करवा सकते हो, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए हमने इसे अथॉरिटी दी है, लीगल अथॉरिटी दी है, तो ये आपका अटर्नी जो है वो कहलाएगा। ओके, अब बात करेंगे पावर ऑफ अटर्नी यहाँ पर क्या होता है। देखो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 है उसने यहाँ पर पावर ऑफ अटर्नी की डेफिनेशन दी है। पावर ऑफ अटर्नी एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक पर्सन को पावर देता है किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पर काम करने के लिए। देखो जैसे ये जो मालिक था ए पर्सन, उसने अपने मैनेजर को कहा कि आपने मेरे बिहाफ पर काम करना है, मुझे आराम करना है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके ऊपर आप ही जो है वो साइन जो है वो कर दोगे, ठीक है। अब ये जो अथॉरिटी है मैनेजर को ए पर्सन को एक इंस्ट्रूमेंट में रिटर्न में जो है वो देनी पड़ेगी, रिटर्न में जो है वो देनी पड़ेगी। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर ये पावर दी गई है मैनेजर को, इसी को हम पावर ऑफ अटर्नी जो है वो कहते हैं। लीगल फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो जो पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 है ये पावर ऑफ अटर्नी की डेफिनेशन देता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप को गवर्न करना है, क्योंकि अल्टीमेटली इनके बीच में रिलेशनशिप एजेंसी का ही है, ठीक है। तो इसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो चैप्टर 10 है वो भी एप्लीकेबल होता है। और ये जो सेक्शन 33 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है ये बेसिकली यहाँ पर पावर ऑफ अटर्नी की रजिस्ट्रेशन की बात करता है कि पावर ऑफ अटर्नी को रजिस्टर करवाना जो है वो कंपलसरी होगा, ठीक है। जैसे एक बिजनेसमैन है, अगर वो अब्रॉड चला गया है, ठीक है, अब्रॉड ट्रैवल कर रहा है, तो वो अपने मैनेजर को पावर ऑफ अटर्नी देके जा सकता है कि जब तक मैं अब्रॉड में हूं तब तक आप बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को मैनेज करना, हैंडल करना, पैसे विड्रॉ भी करवा सकते हो, डिपॉजिट भी करवा सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ पावर अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी तो मेनली दो तरह की होती है, एक होती है जनरल पावर ऑफ अटर्नी और एक होती है स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी। देखो जनरल पावर ऑफ अटर्नी के अंदर ब्रॉड पावर्स दी जाती हैं, मतलब कि वेरियस ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करने की पावर जो है वो दी जाती है। जैसे अगर एक मैनेजर है, ठीक है, उसको कंपनी के मालिक ने बोला कि आपने डॉक्यूमेंट्स भी साइन करने हैं, ठीक है, मेरे बिहाफ पर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को भी परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई यहाँ पर रॉ मटेरियल आता है तो उसे चेक भी आपने ही जो है वो करना है। तो यहाँ पर वेरियस ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करने के लिए पावर ऑफ अटर्नी दी गई है, तो ये आपका जर्नल पावर ऑफ अटर्नी जो है वो कहलाएगा, ठीक है। मतलब कि जो ऑथराइज पर्सन है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर बहुत सारी ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर सकता है। स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी जो है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया जाता है। जैसे कि मान के चलिए जो मालिक है उसने अपने मैनेजर को बोला कि आप जरूरत पड़ने पर बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा सकते हो, बस यही आपका काम है और इसी की मैंने आपको अटर्नी जो है वो दी है, किसी और चीज की नहीं दी है, ठीक है।
तो ये आपका स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी है। तो जर्नल पावर ऑफ अटर्नी जो है वो जर्नल ट्रांजेक्शंस के लिए दी जाती है, मतलब कि मल्टीपल ट्रांजेक्शंस के लिए दी जाती है। पर जो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी है वो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो है वो दी जाती है। अब बात करेंगे बैंक्स ड्यू डिलिजेंस इन हैंडलिंग पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, तो पावर ऑफ अटर्नी को हैंडल करते वक्त बैंक को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो पावर ऑफ अटर्नी है वो लीगली एग्जीक्यूट किया गया है कि नहीं, नोटराइज किया गया है कि नहीं, यानी कि उसकी रजिस्ट्रेशन की गई है कि नहीं, उसको वेरीफाई करेगा बैंक। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर बॉर्बिंग अथॉरिटी उसके अंदर गिवन है, जैसे अगर मान के चलिए कि जो मालिक है उसने मैनेजर को बोला कि अगर लोन की जरूरत पड़े तो आप मैक्सिमम 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हो। तो जब मैनेजर लोन लेने के लिए जाएगा तो इस चीज को चेक करेगा कि बैंक इसके पास अथॉरिटी कितनी है बोरो करने की। फिर यहाँ पर डिमांड क्लियर इंस्ट्रक्शन, अगर यहाँ पर कोई भी इंस्ट्रक्शन बैंक को समझ नहीं आ रही है तो वो प्रिंसिपल से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती है और उनसे रिटर्न इंस्ट्रक्शन जो है वो मांग सकती है। फिर रिजेक्ट कंडीशनल पावर ऑफ अटर्नी, अगर यहाँ पर कोई कंडीशनल पावर ऑफ अटर्नी है, जैसे कि मान के चलिए जो पावर ऑफ अटर्नी है उसके अंदर वर्ड लिखा गया है कि अगर मैं एब्सेंस हूंगा तभी यहाँ पर जो अटर्नी है वो मेरे बिहाफ पर काम करेगा, तो ये कंडीशनल है। मतलब उसमें एक कंडीशन रखी गई है कि जो मेन पर्सन है, प्रिंसिपल है, अगर वो एब्सेंट होगा तभी यहां पर मैनेजर जो अटर्नी का काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो इसको अवॉइड करना है, इन्हें रिजेक्ट करना है। यहाँ पर प्रॉपर रिकॉर्ड्स भी जो है वो मेंटेन करके रखने हैं बैंक रिकॉर्ड्स के अंदर पावर ऑफ अटर्नी के। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दिए, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और क्लियर हो गया तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर, ऑल इज क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट लीगल कंसिडरेशन फॉर बैंक्स। ठीक है, तो पावर ऑफ अटर्नी कैसे यहाँ पर टर्मिनेट होगी उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सबसे पहले डेथ टर्मिनेट, अगर देखो जो प्रिंसिपल है आपका उसकी अगर यहाँ पर डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में जो पावर ऑफ अटर्नी है वो वॉइड हो जाता है। यानी कि उस जैसे ही प्रिंसिपल की डेथ हुई है तो पावर ऑफ अटर्नी का कोई भी रोल नहीं रहता है, उसको लीगली एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, यानी कि अटर्नी का काम वहां पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो बैंक्स हैं उनको इमीडिएटली बेसिस पे अकाउंट्स को जो है वो फ्रीज करना पड़ता है। मतलब कि पावर ऑफ अटर्नी के साथ लिंक जितने भी अकाउंट्स हैं जिनको अटर्नी ऑपरेट कर रहा था उन्हें फ्रीज करना जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, जैसे एक फादर ने अगर पावर ऑफ अटर्नी दी अपने सन को कि आप मेरे बैंक अकाउंट को मैनेज कीजिए, तो जैसे फादर डाई हो जाएगा तो पावर ऑफ अटर्नी जो है वो वैलिड नहीं रहेगी, यानी कि जो सन है वो अब अकाउंट्स को ऑपरेट नहीं कर सकता। उसके बाद पावर ऑफ अटर्नी होल्डर मस्ट साइन इन प्रॉपर कैपेसिटी। तो देखो जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है उसने प्रॉपर तरीके से जो है डॉक्यूमेंट को साइन किया होना चाहिए, कोई भी यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। प्रिंसिपल रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड, तो नॉर्मली देखो जो मेजर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मतलब कि कोई अगर पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है, कोई एजेंट है, वो अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है तो जितने भी मेजर ट्रांजेक्शन्स है उसके लिए रेटिफिकेशन लेनी जरूरी है बैंक के लिए। बैंक मेनली जो है वो प्रिंसिपल से अप्रूव करवाता है पहले कि क्या आपने ये ट्रांजेक्शन को अलाउ किया या फिर नहीं किया है, ताकि फ्यूचर में जाकर कोई भी लीगल डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, डिस्प्यूट को हम प्रिवेंट जो है वो कर पाए। ठीक है, उसके बाद की रिस्ट्रिक्शन पावर ऑफ अटर्नी इन बैंक। ठीक है, तो बैंकिंग के अंदर यहाँ पर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है पावर ऑफ अटर्नी के अंदर। सबसे पहले नो इम्प्लाइड बॉर्बिंग पावर। देखो पावर ऑफ अटर्नी के अंदर जो भी यहाँ पर बॉर्बिंग की परमिशन दी होती है वो एक्सप्लिसिटली दी होती है, मतलब कि क्लियरली प्रिंसिपल के द्वारा बोला जाता है अटर्नी को कि आपके पास कितनी बॉर्बिंग की पावर है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि समय की डिमांड थी इसीलिए मैंने लोन ले लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर उसे बोला गया है कि आप ले सकते हो तभी वो लेगा, अदरवाइज वो लोन नहीं ले सकता है। उसके बाद है कंडीशनल पावर ऑफ अटर्नी नॉन एक्सेप्टेड, तो मैंने अभी बताया आपको कि जो कंडीशनल पावर ऑफ अटर्नी है वो एक्सेप्टेड नहीं रहती है। उसके बाद पावर ऑफ अटर्नी जो है लीगल हायर्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। देखो जैसे प्रिंसिपल पर्सन की अगर डेथ होगी तो जो लीगल हायर्स होते हैं वो सारे के सारे अथॉरिटी जो है वो अपने हाथ में ले लेते हैं, यानी कि उसके बाद से सारा का सारा जो हक होता है वो लीगल हायर्स का होता है, हायर्स का होता है। जो पावर ऑफ अटर्नी होल्डर होता है वो उसके राइट में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, उसके राइट में कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर नो ऑटोमेटिक राइट्स ओवर ऑल अकाउंट्स। ठीक है, तो देखो अगर किसी पर्सन को किसी एक अकाउंट को ऑपरेट करने की पावर ऑफ अटर्नी दी गई है तो वो सिर्फ उसी अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, किसी और अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता है। जैसे मान के चलिए अगर XYZ कंपनी है, उसने अपने मैनेजर को बोला कि एक्स ब्रांच के अंदर जो अकाउंट है आप सिर्फ उसी को ऑपरेट कर सकते हो। अगर इसके मान के चलिए इसके वाई और जेड ब्रांच में भी जो है वो अकाउंट्स है तो जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी है वो सिर्फ एक्स ब्रांच के अकाउंट को ही ऑपरेट कर सकता है, इन अकाउंट्स को ऑपरेट जो है वो नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर जॉइंट बोरोवर्स। ठीक है, जॉइंट बोरोवर्स क्या होते हैं, तो नॉर्मली देखो
जब दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिलकर बैंक से बोरो करते हैं तो वो आपके जॉइंट बोरोवर जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो जॉइंट बोरोवर्स होते हैं ये कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं होती, ना ही कोई एसोसिएशन होती है, बस ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे एक फैमिली मेंबर हो गए। ठीक है, दो भाई हैं साथ में मिलकर जाकर बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो आपका जॉइंट बोरोवर जो है वो कहलाएगा। अब जब जॉइंट बोरोवर्स बैंक के पास लोन लेने के लिए आते हैं तो बैंक को वेरीफाई करना होता है कि वो लीगली कॉम्पिटेंट है या फिर नहीं है। जैसे नॉर्मली देखो, एक माइनर जो है वो लोन नहीं ले सकता है। ठीक है, तो दो भाई आएंगे तो पहले उनकी एज चेक की जाएगी कि वो मेजर है या फिर नहीं है, फिर उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि वो मेंटली साउंड है या फिर नहीं है, उसके बाद ही उनको दिया जाएगा लोन। ठीक है, जो ईच बॉर्बर है उसको लोन डॉक्यूमेंट्स को साइन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई हम पूरे के पूरे लोन अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर 20 लाख रुपए का लोन लिया गया है दो भाइयों के द्वारा, ए और बी के द्वारा, तो दोनों ही पर्सनली 20 लाख रुपए के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, यानी कि अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक 20 से 20 लाख रुपए जो है वो रिसीव करेगा। अब कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो ज्वाइंट लायबिलिटी रहती है, यानी कि जितने भी यहाँ पर बोरोवर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो लोन का पैसा जो है वो रिपे करे। सेवरल लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि बैंक चाहे तो वो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है, पर वहां पर उसे सिर्फ और सिर्फ उसने जितना लोन लिया हुआ है, जैसे अगर 10 लाख रुपए बी ने लिया हुआ है ना, तो अगर कोई एक्शन लेना चाहती है बैंक बी के खिलाफ तो वो 10 लाख रुपए के लिए ही ले सकती है, उससे ज्यादा के लिए नहीं ले सकती है। उसके बाद बात करेंगे की बैंकिंग रिक्वायरमेंट फॉर ज्वाइंट बोरोवर्स। तो ज्वाइंट बोरोवर्स के लिए कुछ यहाँ पर की बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि जितने यहाँ पर बोरोवर्स हैं उन सभी को लोन डॉक्यूमेंट्स को साइन करना कंपलसरी है, ताकि वो एक्नॉलेज कर पाए कि हम सभी एक साथ इस पूरे के पूरे लोन अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद ज्वाइंट और सेवरल लायबिलिटी क्लोज, तो ये बैंक को अलाउ करता है कि वो बोरोवर से अपना सारा का सारा पैसा जो है वो रिकवर कर पाए अगर दूसरा बोरोवर डिफॉल्ट जो है वो कर दे। उसके बाद एक्नॉलेज एंड रिसिप्ट साइंड बाय ऑल, तो देखो नॉर्मली देखो सेक्शन 20 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, तो इसके अकॉर्डिंग जो है जो लिमिटेशन पीरियड है उसको रिन्यू करना जरूरी होता है, यानी कि बैंक इसको जो है वो रिन्यू करवा सकता है, यानी कि एक्सटेंड जो है वो करवा सकता है, और इसके लिए सभी बोरोवर से साइन लेना बैंक के लिए जरूरी है। उसके बाद बैंक क्लियर इंस्ट्रक्शन देगा, बैंक को जो बोरोवर्स हैं वो क्लियर इंस्ट्रक्शन देंगे सिक्योरिटीज को हैंडल करने के लिए, यानी कि जो सिक्योरिटीज यहाँ पर ज्वाइंट बोरोवर्स दे रहे हैं बैंक को उनको कैसे हैंडल किया जाएगा। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक तरह का फैमिली बिजनेस होता है। क्या होता है? एक फैमिली बिजनेस होता है। ठीक है, जब एक हिंदू फैमिली मिलकर बिजनेस करती है तो वो आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो है वो आ जाता है और वो भी बैंक से बोरविंग जो है वो कर सकती है। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक फैमिली यूनिट है जो कि हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो ऑपरेट करती है। नॉर्मली देखो हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख वो यहाँ पर एचयूएफ को क्रिएट कर सकते हैं, उसके थ्रू बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। जो फैमिली का जो मोस्ट एल्डर पर्सन होता है, मेल पर्सन, वो जो है एचयूएफ का कर्ता कहलाता है, यानी कि वो मैनेजर होता है एक तरीके से पूरी की पूरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। ठीक है, और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं, देखो जो सीनियर मोस्ट, जो सबसे सीनियर मेंबर है, मेल मेंबर है, वो कर्ता होता है एचयूएफ का, और बाकी के जो मेंबर्स हैं जैसे कि मेल मेंबर्स वो आपके को पार्टनर्स जो है वो कहलाते हैं, यानी कि वो मेंबर पार्टनर्स जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, कर्ता के पास यहाँ पर पूरी अथॉरिटी होती है फैमिली बिजनेस के लिए, लोन लेने के लिए, और कोई अडल्ट को पार्टनर्स हैं तो वो यहाँ पर साथ में मिलकर लोन कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकते हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो पर्सनली लाइबल हो जाते हैं इस लोन के लिए, यानी कि जो को पार्टनर्स हैं उनको कर्ता के साथ साथ बैंक का जो है वो लोन रिपे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो इनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे की बैंकिंग कंसिडरेशन फॉर एचयूएफ बोरोवर्स। ठीक है, सबसे पहले कौन यहाँ पर बोरो कर सकते हैं, तो नॉर्मली देखो एचयूएफ के केस में जो करता है वही यहाँ पर फंड्स को बोरो कर सकता है। उसके बाद को पार्टनर्स लायबिलिटी, देखो अडल्ट को पार्टनर्स अगर पर्सनली साइन कर देते हैं लोन डॉक्यूमेंट को तो वो पर्सनली लायबल हो जाते हैं। उसके बाद एचयूएफ प्रॉपर्टी एज कोलैटरल, तो देखो जो अगर को पार्टनर्स एग्री करते हैं तभी यहाँ पर एचयूएफ प्रॉपर्टी को एज अ कोलैटरल जो है वो दिया जा सकता है बैंक के पास, अदरवाइज नहीं। ठीक है, उसके बाद एलिनेशन ऑफ एचयूएफ प्रॉपर्टी, तो देखो कर्ता जो है वो एचयूएफ प्रॉपर्टी को बिना किसी लीगल नेसेसिटी के सेल जो है वो नहीं कर सकता है। उसके बाद इक्वल राइट्स फॉर डॉटर्स, तो देखो 2005 के अंदर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसके अंदर जो डॉटर्स है अब उन्हें भी को पार्टनर जो है वो मान लिया गया, यानी कि वो भी अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का मेंबर्स हैं। हु कैन बिकम कर्ता ऑफ एचयूएफ, तो एचयूएफ का कर्ता कौन बन सकता है? एक सीनियर मेल जो जिंदा है
वो यहाँ पर कर्ता जो है बन सकता है। अगर कोई मेल को पार्टनर्स नहीं है तो उसके इसमें कोई फीमेल, चाहे वो डॉटर हो, विडो हो, वो यहाँ पर कर्ता जो है वो बन सकती है। पर ये जो प्रोविजन है 2005 के बाद आया, उसके बाद कर्ता इज अ माइनर। अगर कर्ता माइनर है तो उस केस में जो नेचुरल गार्डियन होगा वो माइनर के बिहाफ पर काम करेंगे। उसके बाद डिस्प्यूट ओवर कर्ता, तो अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है कर्ता के रिगार्डिंग, तो वहां पर जो कोर्ट है वो यहाँ पर टेम्परेरी कर्ता को जो है वो अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ एचयूएफ लॉज इन इंडिया। तो एक है आपका मिटक्षरा लॉ, और इसके अकॉर्डिंग ये जो लॉ है वो पूरे इंडिया, ऑल ऑफ इंडिया के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल है एक्सेप्ट बंगाल और असम। और इस लॉ के अकॉर्डिंग जो सन और डॉटर है वो जैसे ही जन्म लेते हैं फैमिली के अंदर, तो जितने भी यहाँ पर प्रॉपर्टीज होते हैं उनके ऊपर उनका बर्थ राइट जो है वो क्रिएट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर दया भागा लॉ, ये बंगाल और असम पे एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर जो सन है उसको प्रॉपर्टी तभी मिलती है जब यहाँ पर फादर की जो है वो डेथ हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर प्रोप्राइटरी फॉर्म्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म। प्रोप्राइटरी फॉर्म्स क्या होता है? देखो, प्रोप्राइटरी फॉर्म एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको एक सिंगल इंडिविजुअल ओन करता है और रन करता है। जैसे अगर मान के चले एक ए पर्सन है, उसने यहाँ पर एक एबीसी एंटिटी बनाई है और उसके थ्रू वो कार बना के मार्केट में सेल करता है, तो ये आपका यहाँ पर प्रोप्राइटरी, ये जो एबीसी एंटिटी है प्रोप्राइटरी फॉर्म जो है वो कहलाएगी। और जो प्रोप्राइटर होता है, ठीक है, जो प्रोप्राइटर होता है और जो बिजनेस होता है, यानी कि ये प्रोप्राइटर और ये जो बिजनेस है ये सेम एंटिटी होते हैं। लॉ की नजर में ये एक ही एंटिटी जो है वो रहते हैं, इसीलिए जो ऑनर है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब कि इसकी जितने भी यहाँ पर डेट्स होंगे, जितने भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होगा, उसके लिए फाइनल पर्सनली ए पर्सन जो है वो लाइबल होगा, जो कि ऑनर है। और इन डेट्स को पे ऑफ करने के लिए इसकी पर्सनल एसेट्स को भी सेल किया जा सकता है। ठीक है, अब की बैंकिंग कंसिडरेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले ऑनरशिप वेरिफिकेशन। अगर कोई सोल प्रोप्राइटर बैंक से लोन लेने के लिए आता है तो उसकी जो ऑनरशिप है उसकी वेरिफिकेशन करनी जरूरी है कि वो सोल प्रोप्राइटरी फर्म का ऑनर है या फिर नहीं है। उसके लिए बैंक को एक डिक्लेरेशन जो है वो रिसीव करनी होगी प्रोप्राइटर से, जहां पर वो सोल ऑनरशिप को जो है वो कंफर्म करेगा। उसके बाद नो लीगल सेपरेशन, तो प्रोप्राइटर और फॉर्म के बीच में कोई भी लीगल सेपरेशन नहीं होते हैं और लॉ की नजर में सेम ही होते हैं। इसीलिए जो ऑनर है, प्रोप्राइटर है, वो फॉर्म की सभी पर्सनल लाइबिलिटी, सभी लाइबिलिटीज के लिए पर्सनल लाइबल होता है। उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर अकाउंट्स। देखो, मैनी प्रोप्राइटर जो है वो प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके जो है वो नहीं रखते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से लोन को असेस करना काफी ज्यादा बैंक के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, प्रोप्राइटर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको यहाँ पर लोन रिपेमेंट करने के लिए यूज जो है वो किया जा सकता है, इसीलिए जो आपके प्रोप्राइटर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड मानी जाती है। फिर यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स इन अ फॉर्म नेम। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर लोन डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमेशा फॉर्म के नाम पर एग्जीक्यूट जो है वो किए जाने चाहिए। फिर आपका आता है यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म्स। पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है? देखो, पार्टनरशिप एक ऐसी बिजनेस एंटिटी होती है जिसको दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर रन करते हैं। जिसे मान के चलिए ए और बी ने मिलकर एक ए एंड बी एंटिटी बनाई है और इसको ये दोनों मिलकर रन करते हैं। जो भी पैसा है दोनों लगाते हैं, जो भी एसेट है उसकी ऑनरशिप दोनों के पास है। ठीक है, और जो भी ये कमाती है उसको भी आपस में बांट लेते हैं। तो ये ए एंड बी एंटिटी जो है वो आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है वो कहलाएगी। ठीक है, और ये हमारे देश के अंदर जो पार्टनरशिप फॉर्म्स है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्न किए जाते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, कि यानी कि लॉ की नजर में ये जो पार्टनर्स हैं और ये जो एंटिटी है वो सेम ही पर्सन होते हैं, इसलिए पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है और वो पर्सनली फॉर्म के डेट्स और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जरूरत पड़ने पर उनकी पर्सनल एसेट्स को भी सेल करके फॉर्म का डेट जो है वो रिपे जो है वो किया जाता है। हर एक पार्टनर जो है वो फॉर्म का एजेंट होता है, जिसकी वजह से अगर पार्टनर जो भी काम, जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है तो वो फॉर्म के साथ, मतलब फॉर्म उसको बाइंड करती है, फॉर्म जो है रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर यहाँ पर बात करेंगे की बैंकिंग कंसिडरेशन फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए की बैंकिंग कंसिडरेशन यहाँ पर क्या है? सबसे पहले देखो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बैंक के पास लोन लेने के लिए आती है तो बैंक को उस देखना होगा कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है, और सिर्फ रजिस्टर्ड फॉर्म को ही प्रेफरेंस जो है वो बैंक को देनी चाहिए। अनरजिस्टर्ड फॉर्म्स को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अनरजिस्टर्ड फॉर्म्स को सू नहीं किया जा सकता, यानी कि उनके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। फिर आता है आपका यहाँ पर पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड को चेक करना जरूरी है ताकि बैंक ये जान पाए कि पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनके पास कितनी है और बॉर्गिंग पावर्स उनके पास कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग से बैंक डिसाइड कर सके कि उसे लोन देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। फिर आता है आपका यहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स।
तो जो लोन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सभी पार्टनर साइन करेंगे तभी उनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बैंक सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पार्टनर्स के साइन लेगा और उसके बाद ही वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद फर्म एसेट्स एज सिक्योरिटी, तो पार्टनर्स जो है वो एसेट्स को प्लेज कर सकते हैं, पर अगर मोर्गेज किया जा रहा है तो उस केस में सभी पार्टनर्स की कंसेंट की जो है वो जरूरत पड़ती है। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 2 पर्सन होने चाहिए एक पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए। प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग की बात करें तो ये एग्रीमेंट के हिसाब से होता है, यानी कि एग्रीमेंट में जो रेशियो लिखी हुई है प्रॉफिट शेयरिंग की, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग की, उसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर किया था। उसके बाद आता है बिजनेस एक्टिविटी। तो जो पार्टनरशिप यहाँ पर फॉर्म की गई है वो लीगल पर्पस के लिए ही होनी चाहिए, यानी कि किसी लीगल काम को करने के लिए ही अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म बनाएंगे तो उसे पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो कहा जाएगा। फिर आता है आपके यहाँ पर ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग। तो सभी पार्टनर्स के पास राइट है कि वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस के अंदर पार्टिसिपेट करे और फॉर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो ले पाए। फिर बात करते हैं, शुड अ पार्टनरशिप फॉर्म बी रजिस्टर्ड, क्या यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर होना जरूरी है? देखो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी तो नहीं है, पर अगर हम रजिस्ट्रेशन करवा ले तो उससे हमें कई सारे बेनिफिट जो है वो मिलते हैं। जैसे कि रजिस्टर्ड फॉर्म जो है किसी भी थर्ड पार्टी के खिलाफ लॉ सूट ले सकती है, फाइल कर सकती है, यानी कि लीगल केस कर सकती है, ठीक है। और कोई भी अगर लीगल डिस्प्यूट है तो वहां पर सेटअप भी कर सकती है। अनरजिस्टर्ड फॉर्म की बात करें तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो ना तो कॉन्ट्रैक्ट राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं और ना ही लीगल प्रोसीडिंग्स को सेट कर सकते हैं, सेटअप को क्लेम कर सकते हैं। अब बात करेंगे प्रोप्राइटरी फॉर्म और पार्टनरशिप फॉर्म के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑनरशिप की बात करें तो ये सिंगल इंडिविजुअल होता है और यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टनर्स होते हैं। लीगल स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है और पार्टनरशिप फॉर्म भी सेपरेट एंटिटी नहीं है, पर इनको हम इनके खिलाफ केस वगैरह जो है वो कर सकते हैं फॉर्म के नाम पर। लाइबिलिटी की बात करें, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और यहाँ पर सभी पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बिजनेस कंटिन्यूटी की बात करें तो ऑनर्स की जैसे ही डेथ हो जाती है तो बिजनेस बंद हो जाता है, पर पार्टनर्स के केस में ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप के केस में अगर कोई पार्टनर जो है वो उसकी डेथ हो जाती है तो जो पार्टनर्स हैं वो साथ में मिलकर जो है न्यू एग्रीमेंट साइन करके बिजनेस को कंटिन्यू जो है वो कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो ज्यादा सारा का सारा जो प्रॉफिट होता है वो बेसिकली सोल प्रोप्राइटर का होता है, यानी कि ऑनर का होता है। और पार्टनरशिप फॉर्म के केस में जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे लिमिटेड कंपनीज बैंकिंग कंसिडरेशन, ठीक है। तो लिमिटेड कंपनी क्या होता है, देखो लिमिटेड कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको लॉ के द्वारा जो है वो क्रिएट किया जाता है। कैसे? तो देखो अगर एक ए पर्सन है, उसने यहाँ पर एक एबीसी एंटिटी बनाई है जिसके थ्रू वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहता है और उसको उसने कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा दिया। जैसे ही उसने कंपनीज एक्ट के अंदर उसे रजिस्टर करवा दिया तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो बन गई है। इसका मतलब क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी? तो देखो अब इसके पास नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे राइट है, यानी कि ये खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अपने नाम के ऊपर, खुद से एसेट्स को बाय कर सकती है, खुद से लोन भी ले सकती है, क्योंकि लॉ की नजर में आप ये जो ए है और ये जो एबीसी कंपनी है ये 2 सेपरेट एंटिटीज है। इसीलिए नॉर्मली जो ऑनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, इसीलिए हम इसको लिमिटेड कंपनी जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो एक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी एंटिटी है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है, यानी कि रजिस्टर्ड है। ये एक सेपरेट लीगल पर्सन है जिसका अपने ऑनर से कोई भी लेना देना नहीं होता लॉ की नजर में, यानी ऑनर और बिजनेस 2 अलग अलग पर्सन है, ठीक है। इसी की वजह से कंपनी की परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है और लिमिटेड लायबिलिटी होती है। फिर बात करेंगे कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो सभी जो कंपनीज यहाँ पर इंडिया के अंदर फॉर्म की गई है फॉरेन कंपनी उसको गवर्न करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज। तो लिमिटेड कंपनीज की टाइप कितनी होती है? पहली जो टाइप है वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। देखो ये एक ऐसी कंपनी होती है जहां पर जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी कि जो ऑनर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो उन्होंने जितने शेयर यहाँ पर बाय किए होते हैं उतने ही होती है। ऐसे नहीं समझ आएगा, एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे अगर एक ऑनर है, ठीक है, इसने कंपनी के 100 शेयर यहाँ पर बाय किए हैं, मान लो 1000 शेयर बाय किए, एक 10 रुपए का है तो 10,000 रुपए हो गए। तो इस ऑनर की जिसने 10,000 के शेयर्स बाय किए हैं इसकी लाइबिलिटी इतनी है कि उसे कंपनी को सिर्फ 10,000 रुपए ही पे करने, उससे ज्यादा नहीं, यानी कि शेयर्स की वैल्यू यहाँ पर पे करनी है। अगर उन्होंने किसी शेयर होल्डर ने शेयर्स की वैल्यू पे कर दी है तो अब उसकी कोई भी लाइबिलिटी जो है वो नहीं रहती, यानी कि कंपनी उससे और ज्यादा पैसा जो है वो नहीं मंगवा सकती है। ना ही कंपनी के डूबने पर कोई क्रेडिटर उसके घर जाकर उसकी एसेट्स को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। तो अगर शेयर्स को फुली पेड कर दिया गया शेयर होल्डर्स के द्वारा तो उसकी कोई भी फर्दर लाइबिलिटी जो है वो नहीं रहती। फिर आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी।
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? देखो, एक ऐसी कंपनी जहां पर जो मेंबर्स हैं उन्होंने पहले से ही गारंटी दी हुई है कि अगर बाई चांस कंपनी लिक्विडेट होती है तो हम इतना पैसा जो है वो दे देंगे, मतलब कि यहाँ पर गारंटी दी जा रही है। ओके, जैसे अगर ए पर्सन, उसने एबीसी कंपनी यहाँ पे जो है वो बनाई है, तो ए ने गारंटी दी है बेसिकली कि जब एबीसी कंपनी बंद होगी तो मैं यहाँ पर 5 लाख रुपए जो है वो दे दूंगा, तो इसकी लायबिलिटी 5 लाख रुपए ही है। कंपनी इससे मैक्सिमम 5 लाख रुपए ही मांग सकती है, उससे ज्यादा नहीं मांग सकती, ठीक है। और ये जो कंपनीज होती है वो नॉर्मली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो क्लब्स होती है, और जो मेंबर्स होते हैं वो एक सर्टेन अमाउंट की गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी बंद होती है तो हम इतना अमाउंट जो है वो पे कर देंगे, ठीक है। और जो लाइबिलिटी होती है वो एडवांस में ही फिक्स कर दी जाती है, यानी कि गारंटी एडवांस में ही दी जाती है। अब अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है? तो इंडिया के अंदर ये रेयर कंपनीज होती हैं। तो अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर जो मेंबर्स हैं, यानी कि जो ऑनर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। और अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो जो पर्सनल एसेट्स होती हैं, जो हमारे ऑनर्स हैं यानी कि शेयर होल्डर्स हैं, उनकी पर्सनल एसेट्स को भी यूटिलाइज जो है वो कर लिया जाता है। अब बात करेंगे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले है ऑनरशिप। देखो, जो शेयर्स होते हैं पब्लिक कंपनीज के, वो पब्लिकली ट्रेड किए जाते हैं, यानी कि इसके जो ऑनर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और जनरल पब्लिक भी इसकी ऑनर हो सकती है। प्राइवेट कंपनी, इसके शेयर जो है वो प्राइवेटली हेल्ड किए जाते हैं, जैसे कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो प्राइवेट कंपनी के अंदर आती है। फिर आपका आता है यहाँ पर मिनिमम मेंबर्स। तो पब्लिक कंपनी के जो मिनिमम मेंबर्स है वो 7 है, यानी कि आपको अगर पब्लिक कंपनी स्टार्ट करनी तो मिनिमम आपके पास 7 मेंबर्स होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी की जो है वो 2 है। मैक्सिमम नंबर की बात करें तो यहाँ पर कोई भी अनलिमिटेड नहीं, मतलब यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है मैक्सिमम मेंबर्स की। पर प्राइवेट कंपनी के अंदर जो मैक्सिमम मेंबर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 200 ही हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मिनिमम डायरेक्टर की बात करें तो पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए। कंपनी नेम की बात करें तो लिमिटेड वर्ड के साथ एंड होना चाहिए, और प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड के साथ जो है वो एंड होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है स्टैच्यूटरी मीटिंग। तो स्टैच्यूटरी मीटिंग जो है वो कंपलसरी होती है, पर यहाँ पर ऑप्शनल होती है। पब्लिक कंपनी के केस में जो स्टैच्यूटरी मीटिंग है वो कंपलसरी है, प्राइवेट कंपनी के केस में ऑप्शनल है। प्रोस्पेक्ट रिक्वायर्ड की यहाँ पर बात करें तो प्रोस्पेक्टस यहाँ पर चाहिए होता है पब्लिक के केस में, और ठीक है। और यहाँ पर जो प्राइवेट कंपनी है वहां पर नो, मतलब यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस की जरूरत जो है वो नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है पब्लिक सब्सक्रिप्शन अलाउड। तो ये जो आपकी पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर जो है वो इशू कर सकती है पब्लिक को, पर प्राइवेट कंपनी ऐसा जो है वो नहीं कर सकती है। फिर आता है शेयर ट्रांसफरेबिलिटी। शेयर को हम फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं पब्लिक कंपनी के केस में, पर प्राइवेट कंपनी के केस में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे की बैंकिंग कंसिडरेशन फॉर लैंडिंग टू लैंडिंग कंपनी लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो जब एक बैंक लिमिटेड कंपनीज को लोन देती है तो उसे क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले देखो, उसे कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, जो लीगल स्टैंडिंग है, उसे वेरीफाई करना जो है वो जरूरी होता है। तो बैंक यहाँ पर कंपनी की इनकॉर्पोरेशन डिटेल्स को प्रॉपर्ली जो है वो वेरीफाई करेगा कि वो सारी करेक्ट है या फिर नहीं है। कंपनी इसके लिए, जो बैंक है इसके लिए कंपनी का पैन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह जो है वो चेक करता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो पब्लिक कंपनी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टैंडिंग होती है, पर उनका जो ऑनरशिप होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो वहां पर लाइबिलिटी और सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर नहीं करने देती है, तो वहां पर जो लोन रिकवरी होती है वो काफी चैलेंजिंग हो जाती है। फिर आता है आपका लैंडिंग रिस्क और रिकवरी स्ट्रैटेजी। तो आपका लैंडिंग रिस्क और रिकवरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगा? सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। तो देखो, अगर किसी कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है तो वहां पर बैंक को क्या करना चाहिए? पर्सनल गारंटी जो है वो डायरेक्टर से लेनी चाहिए, पर्सनल गारंटी जो है वो डायरेक्टर से लेनी चाहिए, ताकि उस बैंक के पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आ जाए। फिर मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर कोई लोन लिया जा रहा है तो उसके लिए मल्टीपल, आप कह सकते हो कि ज्यादातर जो शेयर होल्डर्स हैं वो राजी होने चाहिए। फिर आता है रिस्ट्रिक्टेड शेयर ट्रांसफर। शेयर्स को यहाँ पर प्लेज किया जा सकता है और पर्सनल कोलैटरल की भी यहाँ पर जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद इंसॉल्वेंसी रिस्क, ठीक है। तो मॉनिटर, फाइनेंशियल हेल्थ को हमें मॉनिटर करना होता है, क्रेडिट रेटिंग को भी मॉनिटर करना होता है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो बॉर्वर है वो यहाँ पर डिफॉल्ट नहीं करेगा, यानी कि वो इंसॉल्वेंट नहीं होगा। उसके बाद बात करेंगे चार्ज रजिस्ट्रेशन, फिर आरओसी, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 की अगर हम बात करें तो जो कंपनी की एसेट्स होती हैं जिसको कंपनी ने एज अ कोलैटरल बैंक को दिया होता है, तो बैंक को उसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट करना पड़ता है, चाहे मोर्गेज का हो या फिर प्लेज का हो। और इस चार्ज को उसे रजिस्ट्रार और कंपनीज में जो है वो रजिस्टर करवाना जो है वो जरूरी होता है, ठीक है।
अगर ऐसा नहीं होता है तो कई बार क्या होता है कि लिक्विडेशन के वक्त जो बाकी के जो क्रेडिटर्स होते हैं बैंक के कंपैरिजन में, वो ज़्यादा प्रायोरिटी ले लेते हैं और वो पहले ही आपसे पैसा ले लेते हैं, जिससे बैंक को लॉस होने के चांसेस होते हैं। अब कुछ लीग प्रोविजंस की हम बात करेंगे जो कि यहाँ पर कंपनीज के साथ डील करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 220, ये कंपनी, ये बेसिकली यहाँ पर कंपनी को डिफाइन करता है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। फिर सेक्शन 32, ये बेसिकली यहाँ पर कंपनीज को क्लासिफाई करता है लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी और अनलिमिटेड। सेक्शन 69 कंपनीज एक्ट 2013, ये यहाँ पर बताता है कि जो भी चार्ज क्रिएट किया जाएगा एसेट के ऊपर, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी जो है वो कंपल्सरी है बैंक के लिए, आरओसी के पास। फिर यहाँ पर सेक्शन 262, सेक्शन 271, ये यहाँ पर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनीज को डिफाइन करता है। फिर आपका आता है सेक्शन 12(3)(c), ये यहाँ पर कहता है कि कंपनी को अपने नाम के अंदर लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना जो है वो कंपलसरी है। पब्लिक कंपनी लिमिटेड का वर्ड यूज करेगी और जो प्राइवेट कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है वो यूज करेगी। अब बात करेंगे यहाँ पर 1% कंपनी, अदर स्पेशल कंपनी टाइप। ठीक है, 1% कंपनी क्या होता है? देखो, 1% कंपनी एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पर्सन जो है वो रन कर रहा होता है। अब इसको आपको सोल प्रोप्राइटर के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। ये कंपनी है, इसे कंपनी एक्ट 2013 के अंदर जो है रजिस्टर करवाया गया है। बस सिमिलैरिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ शेयर होल्डर एक ही है। इस कॉन्सेप्ट को कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो स्मॉल बिजनेस है, स्टार्टअप है, उनको सपोर्ट किया जा सके, हेल्प किया जा सके। ठीक है, और इस केस में जो 1% कंपनी होती है उसके अंदर कम से कम एक डायरेक्टर का होना कंपल्सरी है, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। और इसकी यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है, यानी कि लॉ की नज़र में जो ऑनर है और जो बिजनेस है वो दो सेपरेट एंटिटीज है। अब बात करेंगे ओपीसी, सोल प्रोप्राइटरशिप। 1% कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले देखो यहाँ पर लीगल आइडेंटिटी। तो 1% कंपनी जो है उसकी एक लीगल एंटिटी होती है, वो अपने मेंबर से सेपरेट होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप, यहाँ पर जो एंटिटी होती है वो ऑनर ही होती है, यानी कि दोनों को हम सेम ही मानते हैं। लाइबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर कंपनी की जो एसेट्स है, मतलब कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होती है। और यहाँ की बात करें तो कस्टमर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना तो जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है, पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत जो है वो नहीं होती है। लोन डिसीजन बेसिस की अगर हम बात करें तो क्रेडिट वर्दिनेस को चेक किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑनर्स की पर्सनल गारंटी और स्कोर को जो है चेक किया, क्रेडिट स्कोर को चेक किया जाता है। फिर यहाँ पर बात करेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्ट, देखो स्टैट्यूटरी बॉडी कंपनीज एक ऐसी कंपनीज होती है जिसको बनाने के लिए एक स्पेशल एक्ट जो है वो पार्लियामेंट में पास किया होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के मान के चलिए यहाँ पर जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इस कंपनी को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने LIC एक्ट 1956 जो है वो पास किया था। तो ये आपकी एक स्टैच्यूटरी बॉडी जो है वो कहलाएगी। जो SBI है उसको ऐसे ही सेम तरीके से जो SBI एक्ट है वो SBI एक्ट 1995 है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है वो गवर्न करता है। फिर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इन सभी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो है वो गवर्न किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे होल्डिंग सब्सिडी एसोसिएट कंपनीज। अगर हम होल्डिंग कंपनीज की बात करें, होल्डिंग कंपनीज, होल्डिंग कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिसने किसी कंपनी के 50% से ज्यादा जो शेयर्स है वो होल्ड करके रखे हुए हैं। जैसे मान के चले एक ए कंपनी है और बी कंपनी है। ठीक है, तो ए कंपनी ने बी कंपनी के 51 शेयर्स अपने पास होल्ड करके रखे हैं। तो ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर होल्डिंग कंपनी जो है वो कहलाएगी, ये आपकी यहाँ पर होल्डिंग कंपनी जो है वो कहलाएगी। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? एक ऐसी कंपनी जिसको कोई दूसरी कंपनी कंट्रोल करती है। जैसे ये होल्डिंग कंपनी है तो ये बी को कंट्रोल कर रही है, तो ये जो बी कंपनी है ये आपकी सब्सिडरी कंपनी जो है वो कहलाएगी। फिर आता है एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि किसी दूसरी कंपनी के 20% से लेकर 50% तक के जो शेयर है वो अपने पास होल्ड करके रखती है। ठीक है, जैसे टाटा सन्स लिमिटेड ने जो है, जो टाटा सन्स लिमिटेड है वो यहाँ पर कंपनी ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है। और टाटा मोटर लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी है टाटा सन्स लिमिटेड की। अब बात करें गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है? देखो, गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जहां पर 51% जो शेयर होल्डिंग होती है वो गवर्नमेंट की होती है, यानी कि 51% जो शेयर होते हैं वो गवर्नमेंट के पास होते हैं। ठीक है, अब इनको मतलब ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑन कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी ऑन कर सकती है और साथ में मिलकर भी ऑन कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए आपकी यहाँ पर जो भारत हैवी इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है
उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 51% से ज़्यादा शेयर्स अपने पास होल्ड करके रखती है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो यहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। फिर यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर डोरमेंट कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज, ठीक है। डोरमेंट कंपनीज क्या होती है? डोरमेंट कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए रजिस्टर्ड होती है, पर अभी तक वो एक्टिवली जो है वो ऑपरेट नहीं कर रही है। यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं हुई है, और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हो गई, यानी कि वो कंप्लायंस भी नहीं कर रहे, रूल्स एंड रेगुलेशन को भी फॉलो नहीं कर रहे। उसके बाद पेइंग रजिस्ट्रार और कंपनीज फीस। एग्जाम्पल है बेसिकली ये कि तो ऑफिस रिकॉर्ड्स को यहाँ पे जो है वो अपडेट करना है, ऑफिस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। अब बात करेंगे यहाँ पर नॉन प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर्ड फॉर सोशल कॉजेस, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं जो कि सोशल कॉजेस के लिए रजिस्टर्ड है, जैसे कि एजुकेशन, रिसर्च, आर्ट, तो वो भी इस कैटेगरी मतलब सेक्शन 8 के अंदर जो है वो आ जाती है, ठीक है। तो जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 8 है वो बेसिकली चैरिटेबल कंपनीज के साथ जो है वो डील करते हैं। फिर कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू मेंबर्स, ये जो है वो मेंबर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। गेट टैक्स बेनिफिट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो इसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल जो है वो करेक्ट है। जो चैरिटेबल कंपनीज होती हैं वो बेसिकली सोशल कॉजेज के लिए रजिस्टर्ड जो है वो करवाई जाती है, ठीक है। और ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं काम करती, यानी कि ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो है वो काम करती है, और ये अपना प्रॉफिट जो है वो मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए आपका जो टाटा ट्रस्ट है, इन्फ्लुएंस फाउंडेशन है, ये इसी कैटेगरी के अंदर जो है वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बैंक्स प्रिकॉशन वन लैंडिंग टू लिमिटेड कंपनीज। तो लिमिटेड कंपनीज को लैंडिंग करते हुए बैंक को क्या क्या प्रिकॉशन जो है वो लेने पड़ते हैं। सबसे पहले देखो, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो होना कंपलसरी है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना कंपलसरी है, तो ताकि जो कंपनी की लीगल एग्जिस्टेंस है उसे चेक किया जा सके। फिर यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेक किया जाता है, जहाँ पर कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स है, बोरोइंग पावर्स हैं, उनको डिफाइन किया होता है, तो बैंक उसको चेक कर सकता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो यहाँ पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट और डायरेक्टर अथॉरिटी को डिफाइन करता है, तो उसे भी चेक करना जरूरी है। बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर बोरोइंग, तो यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो इंश्योर करता है कि जो लोन है वो प्रॉपर तरीके से ऑथराइज करके जो है वो लिया जा रहा है, यानी डायरेक्टर ने उसको प्रॉपर तरीके से ऑथराइज जो है वो किया हुआ है, ठीक है। क्लियर है आपको? यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, और क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया। ऑल इज क्लियर? फटाफट से बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं। ओके, तो यहाँ पर हम आज का जो लेक्चर है वो ओवर करते हैं। तो हमने यहाँ पर पार्ट 2 जो है इसका कवर कर लिया, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो इसका हम पार्ट 3 भी लेकर आएंगे आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आपको उस लाइव सेशन को भी यहाँ पर अटेंड करना है। तो ये हमारे यहाँ पर लाइव सेशंस चल रहे हैं, ये हमारे लाइव सेशन चल रहे हैं सीसीपी के। तो अगर आप सीसीपी सर्टिफिकेशन की तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हो तो आपको रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को जो है वो ज्वाइन करना है, और ऑलरेडी हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, तो एक बार उनको भी जाकर जो है वो गो थ्रू कर लीजिएगा। वहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो हमने कवर किया है, ठीक है। और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस हम आपके लिए जो है वो लेकर आते रहेंगे। और अगर आप अच्छे तरीके से सीसीपी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में सीसीपी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है, आपको हमारी जो ऐप है वो ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पे मिल जाएंगे। अगर आप एक एंड्रॉइड यूज़र हो तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, और वहाँ पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन ऐप भी एग्जाम्स में मिल जाएगी, और इसके थ्रू आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप एक एप्पल यूज़र हो तो आपको ऐप स्टोर के ऊपर जो है वो जाना है, और वहाँ पर आपको हमारी ऐप लर्निंग सेशन ऐप भी मिल जाएगी, और इसके थ्रू आप हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर सकते हो, ठीक है। और अभी हमारे कोर्सेज के ऊपर काफ़ी डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज के ऊपर, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज़ करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज़ करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।
तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सकें। और अपकमिंग क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए जो सब्सक्राइब के साइड में जो बटन होता है नोटिफिकेशन आइकन, उसको जरूर दबा देना, ताकि आपको नेक्स्ट क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल सके। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।